नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई दिन से बहुत सारे आप तमाम लोग श्रीलंका में जो कुछ चल रहा है उसकी बारे में जानकारी, उसकी असली वजह, उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो मैंने कहा पूरी कहानी तो नहीं, लेकिन अपडेट और उसके पीछे क्या कुछ है, असली वजह क्या है श्रीलंका में। आप लगातार देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहां के लोग घुस गए, एक तरह से कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में सेना आई, लेकिन श्रीलंका जैसा एक शांत देश अगर वो आप एलटीटी के दौर को भुला दें तो वहां ये सब क्यों हो रहा है। तो आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको श्रीलंका के बारे में जानकारी जितनी है वो आपको बताऊं। श्रीलंका में ये जो कुछ हुआ, ये करीब इसकी बुनियाद पड़ गई थी 2-3 साल पहले ही, 2020 कोरोना से पहले। हालांकि कोरोना ने पूरी दुनिया को ही रुला दिया था, अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई थी। श्रीलंका दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी, एक है टूरिज्म और दूसरी है खेती। टूरिज्म से काफी पैसे मिलते हैं श्रीलंका को और अच्छे खासे लोग आते हैं। तो श्रीलंका में और टूरिस्ट आए, उसको आकर्षित करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने 2020 में एक स्कीम निकाली थी, टैक्स फ्री। उन्हें लगा कि इससे लोग आएंगे, जैसे पहले दुबई में हुआ करता था। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त ये टैक्स फ्री का ऐलान किया। दूसरा, टूरिज्म के अलावा उनके यहाँ खेती बाड़ी काफी अच्छी है। खेती बाड़ी के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। पता नहीं श्रीलंका की सरकार को क्या सूझा, उन्होंने जो खाद है उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया और ऑर्गेनिक खाद की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। अब इंपोर्ट पे जब बैन लगाया तो खाद की कमी होने लगी, खेती बाड़ी पे इधर असर होने लगा। उधर अचानक मार्च में कोरोना ने दस्तक दे दी। अब कोरोना की वजह से सारे एयरलाइंस बंद, टूरिज्म बंद, टूरिस्ट भी नहीं आ रहे। तो एक तरफ जो टूरिस्ट की वजह से जो सारे पैसे कमाते थे वो बंद हो गई, दूसरी तरफ खाद को लेके जो उनकी पॉलिसी थी उससे खेती पे असर पड़ने लगा। इसी दौरान में फिर उन्होंने ऑर्गेनिक खाद चाइना से मंगवाया और उस खाद का ये हुआ नतीजा कि वहां पे वो काम कर नहीं पाया और फसल में कीड़े लग गए, खेती बाड़ी भी बर्बाद होने लगी। तो एक तरह से चौतरफा मार ये शुरू हो गया। अच्छा, इधर दूसरी तरफ श्रीलंका में जो सरकार थी, एक वहां पे बहुत पुरानी वंशवाद चली जा रही है, जिसके कई सारे वहां पे सरकार में काम करते हैं। जो अभी मौजूदा सरकार थी, आपको शायद हैरानी होगी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग एक ही परिवार के हैं। बाकी दूर के रिश्तेदारों को छोड़ दे, ये क्लोज की बात कर रहा हूं। जो अभी वहां पे गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट, इसके अलावा महेंद्र राजपक्षे, ये दोनों सगे भाई हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर है। तीसरे सगे भाई हैं वहां के बाशिल, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। चौथे सगे भाई हैं चमन, जो कि वहां के सिंचाई मंत्री हैं। इसके अलावा महेंद्र राजपक्षे के 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे भी वहां पे मंत्रालय में हैं और दोनों मंत्री हैं। चमल के भी 2 बेटे हैं, वो भी वहां मंत्रालय में है। तो 8 तो ये हो गए और दूर के रिश्तेदारों की अलग छोड़िए। तो इनके ऊपर हमेशा वंशवाद का भी इल्जाम लगता रहा, सरकार की पॉलिसी भी खराब थी। धीरे धीरे फिर जब ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना भी शुरू कर दिया। कर्जा बढ़ता गया। अब कर्ज को लेके जैसे हम लोग कई बार ये बात करते हैं कि जो हम वर्ल्ड बैंक से या IMF से इन सब से जो कर्ज लेते हैं, तो इस कर्ज के क्या नियम शर्तें होती हैं। जैसे हम 2 लोग आपस में कर्ज लेते हैं, एक तय होता है इतने दिन में दे देंगे, या नहीं दिया तो क्या करेंगे। कई लोग सूद पे देते हैं, कई बार प्रॉपर्टी आप दे देते हैं। तो जब इंटरनेशनल आप कर्जा लेते हैं तो उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, उसमें आपको सारी चीजें शर्तें माननी पड़ती हैं। और ये जो कर्ज लेते हैं हम क्यों लेते हैं, कई बार ये भी ख्याल आता था बचपन में, हम लोगों को खुद ही सोचता था कि अरे हमारे पास तो नोट छापने की मशीन है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, हम और एक्स्ट्रा छाप लें, जितने कम पड़ रहे हैं छाप लें अपनी मशीन से, तो पैसे की जरूरत कहाँ से पड़ेगी बाहर से। ऐसा होता नहीं है। हर देश की इकोनॉमी, उसका वैल्यू होता है और वो सारी चीजें होती है। और खासतौर पर GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका, उसके जरिए पता चलता है। तो GDP जितना, हर देश का अपना एक GDP होता है, जिसका GDP जितना ज्यादा हो उतना वो खुशहाल। तो उस GDP के हिसाब से जिस देश पे कितना कर्ज है उससे पता चलता है कि उसकी माली हालत क्या है। आमतौर पर जो इस वक्त कहते हैं कि श्रीलंका की जो GDP है पूरी, मान लीजिए कि पूरे उनके पास कमाई है 100 रुपए GDP के हिसाब से, और कर्जा है उनका 125 का। तो मतलब 100 रुपए तो मुझे महीना तनख्वाह मिलेगी, लेकिन 30 तारीख आए उससे पहले ही वो 100 रुपए मिलना है और मुझे 125 रुपए लौटाना है, तो बचा क्या, कर्ज में ही डूबे रहेंगे।
तो आमतौर पर कहते हैं कि 20-22 या 25% तक जीडीपी का आपका अगर कर्जा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो फिर गलत है। कई देश इसी में डूब गए और श्रीलंका का 100 से ऊपर ज़्यादा, तब जितनी कमाई उससे ज़्यादा कर्ज था। तो उन्होंने खूब कर्ज लेना शुरू किया वर्ल्ड बैंक से। अब हालत खराब हो गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इनकी जो मेन है, अब खेती बाड़ी में असल में एक तो रबड़ श्रीलंका काफ़ी प्रोड्यूस करता है, वहाँ इसके काफ़ी पेड़ हैं, मसाले, इसके अलावा चाय के बारे में भी है कि श्रीलंका का चाय काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो उन चीज़ों पे डिपेंडेंट थे और साथ में टूरिज्म पे। खाद ने खेती और ये सारे फसल बर्बाद कर दिए, कोरोना ने टूरिज्म बर्बाद कर दिया, पैसे बचे नहीं। सरकार ने कहा चलो क्या करना, कर्ज लेने की आदत थी, कर्ज लेते गए और इस कदर कर्ज लेते गए कि अब उनका एक तो लौटाने की अब सलाहियत भी नहीं, हैसियत भी नहीं, और दूसरा एक जो आपके पास जो फॉरेन करेंसी होती है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में कुछ खरीदने के लिए अब इंडिया ऐसा ही नहीं कि रुपए दे के वो खरीदेगा, तो फिर उसमें आपको जो करेंसी मानने हैं जैसे डॉलर है, इन सारी चीज़ों में लेन देन होता है। तो विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी का एक भंडार होता है देश के पास, जैसे गोल्ड का भंडार होता है, वो धीरे धीरे कम होता गया। अब जब कम होता गया तो उससे असर क्या पड़ता है, जैसे आप अगर अपने देश में कहीं दुकान में कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आप अपनी करेंसी में उससे खरीदेंगे, पैसे देंगे, आप रुपए देंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए। लेकिन आप इंडिया के बाहर अगर घूमने बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे दुबई गए या फिर मान लीजिए बैंकॉक गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, लंदन गए, तो वहाँ रुपया नहीं चलता। आप किसी मॉल में, किसी दुकान में आप जाएंगे, वहाँ वहाँ उस देश की करेंसी चलेगी, तो आपको उस करेंसी में पे करना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब श्रीलंका को जरूरत की चीजें, दवाई, खासतौर पर पेट्रोल, डीजल, ये खरीदना है क्योंकि उनके पास है नहीं, हम सब खरीदते हैं बाहर से, तो हम उसी फॉरेन करेंसी में पे करते हैं। तो फॉरेन करेंसी हमारी जेब में होना चाहिए। अब श्रीलंका के खजाने में फॉरेन करेंसी है नहीं, तो वो कहाँ से खरीदें, पेट्रोल कोई देगा नहीं, डीजल नहीं दे रहा, दवाई नहीं दे रही, बाकी की चीज़ें जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें बंद, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए आपको फॉरेन करेंसी देना, और फॉरेन करेंसी श्रीलंका के पास है ही नहीं। जो कर्ज लिए, कर्ज चुका नहीं पाए, जब कंगाली आई तो उन्होंने फॉरेन करेंसी जो भंडार था, उनके पास खजाना था, खोल दिया और वो सारे पैसे खर्च कर डाले। तो जब खर्च कर डाले तो अब कंगाल हो गए। अब जरूरत की चीज़ें कैसे खरीदें, श्रीलंकाई करेंसी में तो मिलेगा नहीं। और यही वजह है कि चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके दाम आसमान छूने लगे। पेट्रोल, डीजल, चावल, दाल, आपके खाद की वजह से अब अनाज भी नहीं था, तो बाहर से मंगाना पड़ा। दूध, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई, लोगों को गुस्सा आया। इसके बाद वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। एक प्रदर्शनकारी की गोली से मौत हो गई, उसके बाद पब्लिक और भड़की। फिर सरकार से कहा गया आप इस्तीफा दो, राजपक्षे ने दिया, प्रेसिडेंट ने अभी तक दिया नहीं था, लेकिन अब शायद दे रहे हैं। तो फिर पूरी सरकार हटे, फिर ये होगा कि सारे अपोजिशन मिलकर एक सरकार बनाएंगे और वो श्रीलंका को अब चलाएंगे। इसी महीने में मीटिंग भी है, फिर नई सरकार भी चुनी जाएगी। अब श्रीलंका मानवीय आधार पर लोगों से मदद भी मांग रहा है, बहुत सारे देश जिसमें भारत है मदद भी कर रहा है, लेकिन इस मदद से गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि पूरी आप कंगाली की हालत पर है। दो चीजें एक और होती हैं, जो आप कर्ज लेते हैं वो आप लेते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक दुनिया को कर्ज देती है, हमको भी दिया है, तो हम लोग भी उससे लेते हैं। और एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये भी एक बॉडी है जो कर्ज देती है। लेकिन इन दोनों के कर्ज देने में फर्क होता है। वर्ल्ड बैंक कर्ज देती है, जैसे हमने कहा कि मुझे दिल्ली में फ्लाईओवर बनाना है, मुझे दिल्ली में हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, मतलब डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो हमें इसके लिए आपकी जरूरत है, आपसे पैसे चाहिए ताकि हम विकास का काम कर सकें। तो वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देती है कुछ शर्तों पर। तो डेवलपमेंट के काम के लिए कर्ज वर्ल्ड बैंक देती है। लेकिन IMF से अगर आप कर्ज लेते हैं तो फिर खतरा है। उसकी वजह यह है कि IMF अगर कर्ज देती है तो फिर IMF से जनरली आमतौर पर वही देश कर्ज लेता है जो वर्ल्ड बैंक से लिए हुए कर्ज को चुकता ही नहीं कर पा रहा है और वो कंगाल हो चुका है लगभग। और IMF आमतौर पर जिसको कर्ज देती है, फिर ये समझ जाती है कि इसकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है, चरमरा रही है, तो वो कहती है कि देखो हमारे भी पैसे डूब जाएंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक के तुमने डुबा दिए, लौटा तो मैं पा नहीं रहे तुम, तो ठीक है मैं कर्ज तो दूंगा, लेकिन फिर तुम अपनी इकोनॉमी कैसे चलाओगे, तुम्हारी पॉलिसी क्या होगी आर्थिक, ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। मतलब अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए और हम हिंदुस्तान, भारत के लोग, भारत की सरकार IMF से कर्ज लेगी, तो फिर हम उस कर्ज के बाद हमारी इकोनॉमी पॉलिसी क्या होगी, तो ये कायदे से हम आज़ाद होकर तय नहीं कर पाएंगे। IMF जो बॉडी है वो तय करेगी, तो उसमें उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें होंगी,
एक तरह से वो गुलामी ही हो गई कि हम उनके इशारे पे नाचेंगे। तो IMF से कर्ज लेने में यही खतरा होता है। तो अब इन्हीं चीजों को लेकर श्रीलंका में जब आम चीजें बहुत महंगी हो गई, सरकार कंगाल हो गई, खजाना खाली हो गया, तो लोग सड़क पर उतर आए। और वो वाजिब भी है, क्योंकि कहते हैं कि वहां पे एक रिपोर्ट आई कि जरूरत की जो दवाएं हैं बेसिक, जो हम लोग यूज करते हैं सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, वो तक नहीं है। अब अगर सोचिए किसी को इतना पेन हो रहा है और ये एक मामूली सी दवा 2, 4, 5, 10 रुपए की, वो भी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका हमारे जैसा देश है नहीं कि जो जरूरत की बेसिक चीजें हैं वो खुद बनाए। हमारे यहाँ बनता है, तो सब इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट है, आयात करते हैं। अब फॉरेन करेंसी है नहीं तो सरकार कहाँ से आयात करे। तो लोगों को इसीलिए गुस्सा आया और लोग सड़क पर हैं और वो चाहते हैं कि देश के हालात सुधरे। हमारा पड़ोसी देश है और मैं होकर आया हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत ही खूबसूरत देश है श्रीलंका, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार, बहुत प्यारे। तो ये चीज़ें हैं ये दूर हों जल्दी, और मुझे लगता है कि नई सरकार आएगी, बाकी जो वर्ल्ड बॉडी है, अलग अलग बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, अमीर देश हैं, वो इस वक्त इन चीज़ों में मदद करेंगे। और श्रीलंका की आबादी भी वैसे 2 करोड़ और 2 लाख के करीब है, 2 करोड़ या 15 लाख, तो 2.25 करोड़ भी पूरी तरह से नहीं है। तो ऐसी आबादी को ज़रूरत के वक्त में सारे देश को आगे आकर मदद करनी चाहिए, और वहाँ की सरकार को भी, पब्लिक को वहाँ को ये देखना चाहिए कि जो आए ईमानदार सरकार और लोगों की भलाई के लिए काम करे।